अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट। और जिंदगी जो है वो उसमें हर चीज की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स आपका मूड होता है और आपको जरूरत होती है मोटिवेशन की, तब आप सूखी सूखी मोटिवेशन से काम चला रहे होते हैं। समटाइम्स आपको थोड़ी एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो आप एंटरटेनमेंट के हवाले से जो है कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई फन टॉक शो वगैरह देखते हैं। और समटाइम्स बात होती है बड़ी सीरियस, कुछ कमाने की, कुछ बनाने की, कुछ सेव करने की। तो हमारे प्रोग्राम्स में भी आपको ये वैरायटी नजर आती है। और आज हमारा बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि वो लोग जो बहुत सीरियस हैं कुछ अर्न करने, सेव करने और कुछ बनने के हवाले से, और सिर्फ वो हजरात नहीं, वो खवातीन भी, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम होने वाला है। और मैं यहाँ पे वेलकम करूंगी जवाद हफीज साहब को। और मैं उनका बिल्कुल इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हम लोग उनकी कई 100 के हिसाब से वीडियोस देखते हैं उनके चैनल पे। हम उनको कासिम अली शाह फाउंडेशन में देखते हैं, हम उनको उर्दू पॉइंट पे देखते हैं, हम उनको जगह जगह देखते हैं, और हम में से बहुत से लोग उनको जानते हैं। और आज हम नहीं बताएंगे कि वो क्या है, उन्होंने क्या किया, हम उनसे पूछेंगे कि सर आप हैं कौन, हमें प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख एहसान। आप सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया, मुझे मौका दिया। अब जहाँ तक बात आ गई कि मैं क्या हूँ और क्या किया मैंने ज़िंदगी में, मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ फाइनेंस का। मेरा करियर काफ़ी लंबा है, 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है मुझे बिजनेस से, स्टॉक मार्केट से, इन सारी चीज़ों के साथ चलते हुए, सीखते हुए। और अब चूँकि इतने तजुर्बात कर लिए, आप कोशिश कर रहे हैं कि सिखाएं। तो मेरा करियर जो है वो बैक इन 1989 शुरू हुआ था, जब मैंने एफएससी जो है उसकी छुट्टियां थी हमारी, तो उस समर वेकेशन में, या जो ये आपके एग्जाम्स के बाद आती हैं, रिजल्ट तक 3-4 माह फारग होते हैं बच्चों के पास। उस वक्त मैं एक ब्रोकर थे, फरतुल्ला खान साहब हमारे फैमिली के ब्रोकर ही थे, मेरे वाले साहब के जानने वाले थे। तो उनके पास मैंने जाके इस काम को सीखने की शुरुआत की, और उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह सिखाया, हर इसके बारे में चीज़ बताई। तो मैंने तब से लेकर आज तक रुका नहीं हूँ। वैसे मेरी फैमिली 1967 से इस बिज़नेस में थी। मेरे वाले साहब इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक मार्केट पे, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मेरे मेंटोर थे, इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानते थे। फिर 1991-92 में गालिबन हमने कुछ मशीनें अफ्रीका और बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान की मशीनें थी वो, एक स्ट्रॉबोर्ड सन ड्राइंग होता है प्लांट, लोकली बनती है मशीन यहाँ पे। और मुझे आज ही पता चला, आप भी गुजरांवाला की हैं, तो आपके शहर में मशीन बनती है। और नहीं पता चला, आपने कहाँ से रिपोर्ट ली है मेरी? बस ये कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है ना खबर सर। तो वो गुजरांवाला में उसकी जी सर, उसमें वो मशीनरी वहां से बनती थी। तो वो मशीनरी हमने बनवाई, स्टैंडर्डाइज करवाई। फिर इसी तरह मेलामाइन एक होता है, प्लास्टिक के बर्तन से होते हैं, पता नहीं आपकी अवेयरनेस है नहीं, उसकी कुछ मशीनरी की एक्सपोर्ट का काम किया। और उसके बाद मैंने खुद जो है एक स्ट्रॉबोर्ड का प्लांट लगाया 92 में गालिबन। फिर 92-93 के दरमियान में हम लोग निटवेयर में आ गए। ये जो टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं ना आप लोग, इसका फैब्रिक बनाने की मशीनें होती हैं। जर्मनी का हमने प्लांट लगाया और फैब्रिक बनाना शुरू किया, फिर गारमेंट बनाने शुरू किए, फिर गारमेंट एक्सपोर्ट करने शुरू किए, फिर हैंडीक्राफ्ट भी मैंने दरमियान में एक्सपोर्ट किया। सर मुझे एक बात बताइएगा, इतना सब आपके पास था, इतना सब कुछ आपने किया, और आके आप टिक गए एक चीज पे, और वो है स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी क्या अट्रैक्शन है इसमें सर? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सब काम करने के बाद हम इस तरफ गए। तो हम पहला काम हमारा स्टॉक एक्सचेंज ही था, जहां से हमने अपना बिजनेस का आगाज किया था। वो साइड बाय साइड इस सारे टाइम में चलता रहा। इट वॉज नेवर आउट ऑफ द पिक्चर, इट वॉज ऑलवेज आवर कोर बिजनेस। लेकिन उसके साथ अदर बिजनेसेस भी किए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टर हो और अच्छे इन्वेस्टर हो तो आपके पास टाइम मैनेज हो जाता है। बड़े कम लोगों को इस बिजनेस का पता है कि इसमें टाइम जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे बिजनेसेस से कम है। पहले तो इसमें मार्केट सिर्फ 6 घंटे के लिए खुलती है, बाकी सारे बिजनेसेस में मार्केट 9-10 घंटे खुलती है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो आपके वर्किंग आवर्स एज एन इन्वेस्टर होते हैं वो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं होते। वो आप फ्लेक्सिबल, और 5 डेज अ वीक ये काम होता है। सैटरडे संडे पूरी दुनिया में इसमें छुट्टी होती है। तो इसमें कंपैरेटिवली अगर आप
इसको समझ कर रहे हो तो आपके पास टाइम होता है। दूसरा, मैं लोगों को ये कहता हूँ, जब आप यंग होते हैं ना, आप तो ये बातें रिपीटेडली जैक मॉ के मुंह से भी सुनी, जो ये इसका अलीबाबा का फाउंडर है, कि जब 18-20 साल के हो तो हर चीज में घुस जाओ, खूब जोर लगाओ, आप में ताकत होती है, एनर्जी होती है, एजुकेशन होता है, तो आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और अल्लाह का ये मेरे पे बड़ा खास करम रहा है कि मैंने किसी बिजनेस में लॉस नहीं किया। मैंने उसे जब भी छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि मुझे उससे बेहतर कोई चीज मिल गई। हमेशा मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन रही है। फिर हम ये टेक्सटाइल में आ गए। टेक्सटाइल के बाद अभी हम वहां पे रोके थे, कहानी आगे मैं नहीं सुना पाया था। टेक्सटाइल के बाद मैंने टेक्सटाइल मशीनरी में आया। पाकिस्तान में चाइना की जो मशीन है वो इंट्रोड्यूस ही मीटिंग में हमने कराई, और वो फिर हमने 100 से ज्यादा डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनको मशीनरी सप्लाई की। फिर उसके साथ मैंने और मशीनरी लाइन ऐड कर ली। ये फैक्ट्री का बिजनेस, मशीनरी का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, प्लस स्टॉक्स, इसमें भी ऊपर रहा ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। इसमें हमारे सीखने सर, इसमें हमारे सीखने और समझने की बात यह है कि चाहे हम साथ में 10 काम और कर रहे हैं, अगर हम स्मार्टली इस चीज को समझ जाते हैं, इसके प्रोफेशनल जो कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो हम समझ जाते हैं, टेक्निकोलॉजीज, और तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको दूसरे बिजनेसेस के साथ भी लेके चल सकते हैं। और आप बता रहे हैं कि इसके ऊपर टाइम भी कम इन्वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी कम लग रही है, और आप इसको एज ए साइड बिजनेस लेके चल रहे हैं। जी, अब मैं जब 2005 तक पहुंचा ना, तो फिर हमने डिसाइड क्यों किया। अब आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इसको इस पर क्यों आप आकर बिल्कुल जो है आपने फोकस कर दिया और बाकी चीजों को साइड पे क्यों कर दिया। टेक्सटाइल का जो मेरा बिजनेस था वो बड़ा अच्छा बिजनेस था, उसमें बहुत पैसा था, लेकिन उसके अंदर बाज दफा आपको रातें तक जागनी पड़ती हैं, जिसे वो आप कहते हैं ना पंजाबी में जगराता, वो करना पड़ता है कि जब आपकी शिपमेंट्स जो हैं, शिपमेंट्स की डेडलाइंस होती हैं, और अगर आपकी शिपमेंट लेट हो जाए तो आपका सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। अगर कोई बंदा ये टेक्सटाइल से रिलेटेड देख रहा हो तो वो इसको बेहतर समझेगा। इसको हम आपस में कहते हैं कि अगर शिपमेंट डेट आपकी आगे चली जाए तो कल का अखबार हो जाता है आपका माल जो बना हुआ है, तो कल का अखबार तो कबाड़िया उठाता है। यानी अगर आप ड्यू डेट के ऊपर शिप नहीं करते और जो आपका इम्पोर्टर है वो डेट एक्सटेंड नहीं करता, तो आपका वो सारा माल बेकार हो जाता है। तो उसमें ये चीज थी कि उसमें जब इतनी ज्यादा कुछ आप शादी भी हो जाती है, बच्चे भी होते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार तुम्हारे पास इतना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और टेक्सटाइल का बिजनेस कौन सा हम बगैर पैसों के कर रहे हैं, अगर वही पैसे हम इधर शिफ्ट कर लें तो तुम आराम से रिलैक्स जिंदगी गुजारो, चिल करो, अपने बच्चों को वक्त दो। बल्कि उन्होंने मुझे इस तरह समझाया कि गाड़ी खरीदते हो तो उसकी अमोर्टाइजेशन करते हो कि हर साल गाड़ी की जिंदगी कम हो रही है तो उसकी कीमत कम हो रही है, तो बेटा सबसे बड़ी चीज तो हमारी जिंदगी है। तो मैंने फिर बैठ के सोचा इस चीज को, मैंने कहा वो सही फरमा रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमने फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने जो बिजनेसेस हैं उनको स्केल डाउन किया, उधर से पैसा सारा निकाला और बड़े आराम से हमने उनको सेल किया, अपनी टर्म्स में किया, कोई क्राइसिस में नहीं किया, कोई लोन का मसला नहीं था। आज भी मैं जब कभी ये यहाँ पे इकाटेक्स वगैरह होती है, टेक्सटाइल की एग्जीबिशन, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे लोग बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। वो आज भी समझते हैं कि आई एम स्टिल इन टेक्सटाइल्स, क्योंकि हम उसमें ट्रेंड सेटर थे। मशीनरी वगैरह को हमने इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे। फिर 2005 के बाद हमने अपना प्राइम फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ कर दिया, क्योंकि ये काम अच्छा है और इसमें रिलैक्स लाइफ है। अब ये समझिए कि मेरा अर्ली रिटायरमेंट मेरा बचपन से शौक था कि मैं 40 ईयर्स पर जब पहुंचूं तो मैं मुझे फन के लिए काम करूं, पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े। तो अल्लाह ने वो 35 पे ही अचीव करवा दिया। तो फिर उसके बाद से ये काम कर रहे हैं, रिलैक्स है, एंजॉय करते हैं। अभी भी मैं दूसरे बिजनेसेस थोड़े बहुत कर लेता हूँ, टेक्सटाइल कभी कभार उसमें कुछ शिपमेंट्स बनवा के भेज देता हूँ, लेकिन मेन मेरा कोर बिजनेस यही है। फिर जब इसको सीखा तो 2014 में जब मेरे वालिद की डेथ हुई, वो मेरे लिए बड़ा शौक था, मेरे मेंटोर थे। तो ये बंदा फिर सोचता कि यार हमने भी मर जाना है, हमने भी खत्म हो जाना है, ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है। तो फिर मैंने कहा कि यार जो कुछ हमने सीखा है, मैंने इतनी मेहनत करके, क्यों ना वो दुनिया में लोगों के साथ शेयर किया जाए, कि हमारे बाद भी दरख्त लग जाए, लोग बाद में भी फैज़याब होते रहें, क्योंकि मेरी जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल गुजरी इस बिजनेस की वजह से। सो आई ट्राई टू टीच इट टू द अदर पीपल। उस सारे मामले में फिर लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पहला एजुकेशनल प्रोग्राम जो स्टॉक मार्केट पे या पाकिस्तान में, इससे पहले किसी ने कोई एजुकेशन प्रोग्राम नहीं दिया, मैं उसका फाउंडर हूँ। वो मैंने दिया, 235 वीडियोज हैं उस पर।
वो फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मुझे उन्होंने बुलाया, वहां पे मैंने रिकॉर्ड कराया अपना सेशन। वो 4.5 लाख बार अब तक देखा जा चुका है। 1100 वीडियोस में वो इन द टॉप ऑफ द लिस्ट है कासिम अली शाह फाउंडेशन पे। फिर वहां मैंने 3-4 सेशन किए। फिर वहां हमने एक और प्रोग्राम दिया जिसका नाम था बी एन एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था। वो शाह साहब के साथ मिलकर दिया। उसके हमने 4 बैच निकाले। तो और फिर बहुत से मोटिवेशनल सेशंस भी वहां पे मैंने किए। और उसके बाद फिर वो कोविड-19 आ गया और अब जो है ऑनलाइन सेशंस की तरफ और ऑनलाइन चीजों की तरफ हम लोग आ गए। तो ये है जी आज तक की कहानी। सर वी हैव अ बिग सरप्राइज फॉर द व्यूअर्स, और वो हम इंशाल्लाह लास्ट में शेयर करेंगे। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आप हम जैसे आम इंसानों को जिनको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए कि ये है क्या। सर बिल्कुल बेसिक आपने स्टार्ट करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप लोग ये चीज ध्यान से निकाल दें कि स्टॉक मार्केट को बड़ी मुश्किल चीज है। ये आप ये समझें जैसे एक दुकान है। सर इधर एक क्वेश्चन है सर, मुझे ये बताइए कि औरतें भी ये काम कर सकती हैं? ये काम औरतें भी कर सकती हैं, बल्कि दुनिया के अंदर ये काम टीनेजर्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के नाम के ऊपर अकाउंट खुलवाते हैं। उसके लिए मैं 2 नाम आपको फॉरेनर बता देता हूं और तीसरा बच्चा आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो इंडियन है, 14 ईयर ओल्ड। एंटन क्रील एक नाम है, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उसने 16 साल की उम्र में ये बिजनेस शुरू किया और जैसे उसने ग्रेजुएशन की वो एक फंड में लग गया और वो उसने फिर अब सिखाया भी है ये काम और वो बड़ा अपनी जिंदगी उसने टॉप पे ले गया। और वो बड़े गरीब घर का था, उसकी माँ लोगों के घरों में सफाई करती थी। दूसरा बंदा है पीटर लिंच, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट का वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी बना, बाद में फंड मैनेजर। और उस फंड मैनेजर का पाकिस्तान के बजट से ज्यादा फंड साइज है। सो इट्स अ ह्यूज फंड फिडेलिटी जो है। 13 साल तक उसने मार्केट को बीट किया वहां पे। वो भी कैडी होता था। उसकी माँ भी इसी तरह हाउस जॉब करती थी। बाप उसका वो 3 या 4 साल का था तो गुजर गया। आप उसकी किताब भी पढ़ सकते हैं, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। और वो उसने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस काम को शुरू किया और फिर उसने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा नाम कमाया। तीसरा एक बच्चा रिसेंटली मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया है, इंडिया का, 14 ईयर। उसने भी बड़े करोड़ों रुपए कमाए। उसने अपने वाले साहब का जो रिटायरमेंट फंड था वो उनके नाम पे उसने स्टॉक में अकाउंट डाला और वही ऑपरेट करता था और उसने ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो एनीबॉडी, ये पीटर लिंच की आपको मैं वर्ड्स में कह रहा हूं कि इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। यानी अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं कि 5वीं जमात का हिसाब आप समझ सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर इसका मतलब है कि जो ग्रेड 4 के कई लोग होते हैं उसमें ड्राइवर्स आ जाएंगे, उसमें अब जो कुक आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि छोटे दर्जे पे लोग काम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ सेविंग की हुई है और वो इन्वेस्ट करना चाहें और उसके बाद उसका एक फॉलो अप रखना चाहें, तो क्या वो भी ये काम कर सकते हैं? वो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ 2-3 ब्रोकर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मैट्रिक नहीं है, वो माइंड ना कर जाए अगर मैंने उनका नाम लिया कि ये क्यों हमारी पोल खोल रहा है। AKD साहब चूंकि खुद कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने FA किया था तो मैं उनका नाम ले देता हूँ। वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा स्टॉक का नाम है। फिर आम ग्रेजुएट लोग हैं, इसके लिए कोई आपको स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए, थोड़ा सा मार्केट की डायनेमिक्स को समझना चाहिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी इस काम में आदमी जाए तो नुकसान हो जाता है। तो मैंने कहा अगर आप सोचे समझे बगैर आप सीमेंट बेचने के काम में चले जाएं। मैंने बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक साहब को कहा, मैंने कहा आपको मैं सुनार के जो बाजार में, सुआ बाजार जिसे हम कहते हैं, वहां मैं ले जाऊं और आपको कहूँ कि यार 50 लाख का सोना आज खरीद लो और 3 दिन बाद बेच दो, तो आई एम 100% श्योर कि आप उसे लूज करके आएंगे पैसे। क्योंकि ना आप डायनेमिक्स को समझते हैं बाजार की कि उधर डायनेमिक्स क्या है, बाइंग सेलिंग पे कमीशन क्या है, ना आप सोने के काम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर कोई चीज समझे बगैर हम किसी भी चीज में जंप करेंगे तो हमारी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी लो हो जाती है। और अगर हम उसी चीज में सोच समझ कर जंप करते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको हम एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके। जी सर, सोच समझ के, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फील्ड में आने के लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपको उन स्किल्स पे काम करना चाहिए। सिर्फ कहीं से सुनी हुई बात या पढ़ा हुआ नॉलेज जो है वो काफी नहीं होता। यहाँ मैं आपकी इजाजत से एक जोक शेयर करना चाहूंगी। एक खातून जो है वो राइडिंग क्लब में जाती हैं। ये मेरे उस्ताद हैं और उन्होंने मुझसे शेयर किया था।
तो वो राइडिंग क्लब में जाती है और वो जाके आदमी को कहती है कि अभी घोड़ा लाओ, मैंने राइड करना है। तो वो उनसे पूछता है, भाई मोहतरमा आपको इसका कोई तजर्बा है, कोई आपने इससे पहले राइडिंग की है? तो वो कहती है नहीं, मैंने इस पे बीसीओ किताबें पढ़ी हैं। तो वो आगे से उनको आंसर करता है कि भाई इस घोड़े ने बीसीओ किताबें नहीं पढ़ी, और अगर आप इसको सही से संभाल नहीं पाएंगे ये तो उठा के आपको बाहर फेंकेगा। तो सर ये मार्केट हो, ये जिंदगी हो, इर्द गिर्द हमारे बहुत से इस तरह के हमें सबूत मिलते हैं कि अगर आप बगैर जाने किसी भी चीज में उतरेंगे तो आपको नुकसान पहुंचना जो है वो लाजिम है। और होमी असलम बहुत एक्साइटेड हो रही हैं और वो कह रही हैं कि प्लीज गाइड मी, और वो ये मुझे लग रहा है कि वो जानना चाह रही हैं कि ये सब कैसे होगा। तो होमी जस्ट स्टे विद अस, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी काफी ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त। मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से क्वेश्चंस आए जो मुझे क्यूरीज हैं या मुझे जो लगता है कि स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो मैं जरूर जवाद हफीज साहब से पूछूंगी। तो सर सबसे पहले इसको बिल्कुल आसान, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, वो बात अभी दरमियान में रह गई। आप ये समझें कि आपके दादाजी ने एक बेकरी, हम लेट से एग्जांपल शिजान बेकरी की ले लेते हैं, हम उनका नाम नहीं यूज कर रहे लोगों को समझाने के लिए, उसकी बहुत सी ब्रांचें हैं। दादा जान ने एक बेकरी खोली जिसकी 2-3 ब्रांचें थी। वो चलते चलते अब 20-25 ब्रांचें हो गई। दादा के डिसेंडेंट, बेटे, बेटों के आगे डिसेंडेंट, कुछ जिंदा हैं, कुछ फौत हो गए। यानी आज की डेट में 30 लोग फर्ज करें उसके हिस्सेदार, 30 पीपल, और 30 करोड़ रुपया ही उसकी वैल्यूएशन है। अगर हम उस एसेट की वैल्यू निकालें तो 30 करोड़ रुपया उस एसेट की वैल्यू आती है और 30 उसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। अब अगर ये एक आम बिजनेस होगा, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस होगा और 30 लोग उसमें हिस्सेदार होंगे, तो उनके दरमियान झगड़ा होगा, वैल्यूएशन ही सही निकलेगी। कोई कहेगा 60 करोड़ है, कोई अगर फर्ज करें अलग होना चाहते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब अगर वो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है तो उसमें आधे शेयर जो होते हैं स्पॉन्सर के पास होते हैं और आधे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, और हर एक शेयर इंडिविजुअली ट्रेड हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि 30 करोड़ के शेयर बाजार में है, 30 करोड़ के उस फैमिली के पास। अब वो ट्रेडेबल हैं, उनका एक मार्केट में एक रेट निकला हुआ है। वो रेट किस बेस पे निकला हुआ है? जितनी डिविडेंड दे रही है कंपनी, जितनी कंपनी के एसेट्स बढ़ चुकी हैं। जाहिर है कि जो किस दादा जान ने जो ली थी जगह, हो सकता है उन्होंने 30 लाख से बिजनेस शुरू किया और जो आज 30 करोड़ हो गया है। ठीक है ना। तो उसके शेयर की जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस इस तरह ऊपर नीचे होती है, जैसे उस बिजनेस में चांसेस नजर आएंगे आगे बढ़ने के तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे ही उसमें आपको लगेगा कि कुछ सख्ती या कोई गड़बड़ आ रही है तो उसकी प्राइस नीचे जाएगी। अब वो जो लोग हैं, उन फैमिली में से कोई फैमिली मेंबर भी बेचना चाहे तो वो बाजार में जाके आराम से अपने शेयर खरीद सकता है। अब इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ कि जी हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टर आई हैं, उनका नाम है सुमेरा निसार। वो 10 करोड़ रुपया लेकर आई हैं कहीं से, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, इनहेरिट हुआ है, या कोई उनका फैमिली एसेट है। अब वो ढूंढ रही हैं कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो वो अगर उन्हें लगता है कि ये एबीसी बेकर्स अच्छी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट देखेंगी, उसकी डिविडेंड पे आउट देखेंगी, उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगी, तो वो उसमें अपने 50 लाख करोड़ रुपया लगा देंगे। अच्छा, स्टॉक मार्केट के काम में ये खूबी है जो आम बिजनेसेस में नहीं है कि आपने अगर फर्ज करें सीमेंट बनाने की फैक्ट्री लगा लिया, तो अब ये नहीं हो सकता कि कल उस पर आटा बनना शुरू हो जाए, परसों आप कहेंगे इसमें पेट्रोल बिकना शुरू हो जाए, वो सीमेंट ही बनाएगी। जबकि आप इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी गाड़ियों में है तो आप टोयोटा के शेयर इंडस मोटर के खरीद लेंगे। आपको लग रहा है कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी सीमेंट में है तो आप अपना ज्यादा पैसा सीमेंट में डाल देंगे। आपको लगा नहीं भाई पीएसओ बड़ा अच्छा कर रहा है, ऑयल की प्राइसेस बड़ी अच्छी जा रही हैं, तो क्यों ना मैं पैसा यहां से कुछ निकाल के पीएसओ में कर लूं। यानी आप डाइवर्सिफाई भी उसे कर सकते हैं, जब चाहे अपना पैसा कैश भी करवा सकते हैं इस, और डिविडेंड की मद में आपको पैसा भी मिलता है। तो ये बेसिकली जो मेरा ख्याल है कि अब ये हर आम आदमी को समझ आ गया होगा कि जैसे आप हिस्सेदारी करती हैं, फर्ज करें आपके सामने दो ऑप्शन है, एक वो बेकरी है जो लिस्टेड है और एक बेकरी है जो अनलिस्टेड है, और आप दोनों की बुक्स देखती हैं और आप कहती हैं तो एक ही जैसे हालात हैं, तो आप लिस्टेड में क्यों ना जाएं कि जब चाहे अपना सरमाया घटा लें, जब चाहे बढ़ा लें, जब चाहे आपको किसी से कोई पार्टनरशिप डील करने की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड लिया, जाके अपना अकाउंट खोला, उसमें पैसे दिए और अपने शेयर खरीद लिए। सर एक मिनट,
मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से कि मैं आप सबके कमेंट्स और क्वेश्चंस देख रही हूँ। मैं जस्ट चाह रही हूँ कि सर जिस फ्लो में बात कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह हम आपके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जरूर इसको एड्रेस करेंगे। सो लेट द फ्लो गो ऑन, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे। जी, क्वेश्चंस आप सारे बिल्कुल इकट्ठे भी कर लीजिए, और क्वेश्चंस के लिए अगर हमें अलग भी सेशन करना पड़ा, आज मेरी सुमेरा से बात थोड़ी सी हुई थी इस बारे में, तो वो ये जब कहेंगी और आपके ऑडियंस कहेंगे तो हम दोबारा भी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लिहाजा अगर बाद में भी किसी आदमी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए तो वो जो सुमेरा साहिबा जो नंबर देती हैं उस पर, या कमेंट्स में, या कोई व्हाट्सएप नंबर, या आई डोंट नो ये ईमेल क्या देंगी आपको उसके लिए, तो वो उस पे आप क्वेश्चन इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। वो फिर वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर, उनके आंसर्स लेकर दोबारा भी आ जाएंगे अगर आज टाइम खत्म हो गया तो। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आज ही ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर करें। बिल्कुल सर, आप चाह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? ऐसे करते हैं कि एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड करती हूं और फिर एक जो है वो व्यूअर्स की तरफ से ले लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको कि आप ये समझें, क्योंकि आपने भी मुझे बताया आपने ये काम पहले कभी नहीं किया, तो आप और आपके व्यूअर्स, मैंने तो कभी इस बिल्डिंग की शक्ल नहीं देखी सर। वो एक ड्रामा हुआ सर, मेरी बात सुने, यहाँ पे मैं एक ड्रामे का जिक्र करूंगी जो बहुत मशहूर हुआ था और मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। उसमें हीरो बाद में स्टॉक में मेरे पास तुम हो जी, वो उसमें डालता है जी सर, वो जीरो से हीरो हो जाता है और फिर गाड़ियां शाड़ियां बड़ा कुछ। वो भी एक किस्म की बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी इस चीज की कि बस इस तरह से आप स्मार्टली अगर यूज करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा जो है वो थोड़ी सी वो थोड़ी सी ओवर डूइंग हो गई थी। वो मैं लोगों को इतनी हाई होप्स लोगों की नहीं करनी चाहिए। लेट्स स्टे रियलिस्टिक। वो जरा बहुत ज्यादा हो गया था। तो सर मैं बस इतना ही जानती हूँ इसको, तो आप फिर देख लें कि मैं आपसे कितने बेसिक क्वेश्चंस करूंगी, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि अगर इसको बहुत आम जुबान में इसकी डेफिनेशन हो जाए या कोई थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दें, स्टॉक एक्सचेंज सर ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया कि बिल्कुल देसी जुबान में आप सारी बातें सबसे पहले लर्न करने के लिए अनलर्न करना बड़ा जरूरी होता है। जो फाइन सुनी हुई उन्हें भूल जाएं। स्टॉक एक्सचेंज समझ लें दादाजी की बेकरी है, ये जो मैंने आपको मॉडल दिया है, और उसमें 30 करोड़ आपकी फ्रेंड के, वो सारी फैमिली के पास 30 करोड़ के शेयर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो जो चाहे मार्केट से हमारा एक एक शेयर खरीद सकता है। तो आप बाहर से आई हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आप सोच रही हैं चले मैं 50 लाख रुपए के शेयर मैं भी ले लेती हूँ इस कंपनी में। ये स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन आपको कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि नहीं यार, बेकरी के प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप ओपन मार्केट में अपने शेयर बेच देती हैं और अपना पैसा निकाल लेती हैं। प्लस या माइनस दोनों सूरत। सर इसका मतलब है हमें बहुत ज्यादा ध्यान से ये चीजें फ्लक्चुएशन देखनी है कि कौन सी चीज ऊपर जा रही है कौन सी नीचे। अगर हम एक दफा इन्वेस्ट करके भूल गए तो फिर तो गया काम। इसका मतलब इसका पूरा एक तरीका होगा जो इंशाल्लाह हम आपसे सीखेंगे, पूरा वो लेके कि किस तरह से साइकिल होता है, प्रैक्टिकली आप इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, दो किस्म की कंपनीज होती हैं। एक होती है जो हाई रिस्क कंपनीज होती हैं, उनमें आप बिल्कुल भी खरीद कर भूल नहीं सकते। एक होती है लो रिस्क कंपनी, हाई डिविडेंड यील्ड होती है, उनकी सेफ कंपनी होती हैं, उनमें वो बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आती है, स्टेडी चल रही, जिन्हें हम ब्लू चिप्स भी कहते हैं स्टॉक की जबान में ना। ब्लू चिप्स का मतलब होता है कि जो जैसे ब्लू आइड, हम बच्चे को भी कहते हैं ना, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड गर्ल, यानी जो सॉलिड है, जो जिसको बेचना खरीदना भी कोई मसला नहीं है और जिसकी रेट एक खास हद से नीचे नहीं गिरेगा। और सर ना ज्यादा इतना ऊपर उठता है और ना ज्यादा, यानी उसमें फ्लक्चुएशन का रेट कम है। लेकिन वो आपको डिविडेंड भी तो देता है ना, जो जिसे आप कहते हैं जो मुनाफा है, मुनाफे का जो हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो वो आप देखिए, जो नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादातर बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये चलता है बॉन्ड मार्केट के अगेंस्ट। बॉन्ड मार्केट होती है हमारी इधर पाकिस्तान में कौमी बचत ले लें, हमारे यहाँ तो बॉन्ड मार्केट इतनी स्टैब्लिश नहीं है कि सरकारी में अगर 12% आपको मिल रहा है या 10, अब आजकल जो है सरकारी में तो 5, 5.5, 6% मिल रहा है रिटर्न। बॉन्ड मार्केट जो है उसके पैरेलल स्टॉक में अगर आपको घर बैठे 11-12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, प्लस आपको हल्की फुल्की ग्रोथ भी मिल रही है, तो बेशक ऐसी कंपनियां भी हैं कि जिनमें आप इन्वेस्ट करके आराम से सो जाएं, 6 महीने बाद जरा सा देख लें। सर एक मेरा यहाँ सवाल, अक्सर ऐसे होता है कि लोग अपने पैसे फिक्स नहीं करवाते, खासतौर पे जो थोड़े ज्यादा मतलब सोचते हैं इस दुनिया से ज्यादा वो आखिरत के ऊपर फोकस करते हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये।
तो सर ये बताइए कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्या इसमें भी वो चीज है कि मतलब ये उस तरह से हलाल नहीं होता, मतलब जो एक वो कॉन्सेप्ट है, क्या इसके हवाले से थोड़ा सा जरा रोशनी डालिए। मैं कोशिश करूंगा, जावेद अहमद गांधी साहब की एक मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, अगर मुझे मिल गई तो मैं वो भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी। वो 7 मिनट की वीडियो है। ये बिल्कुल हलाल हर जगह करार दिया गया है, सऊदी अरेबिया में भी है, तमाम इस्लामिक ममालिक में स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज तो बेसिकली है ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि दादाजी की बेकरी है, और क्या है। आप बेकरी ना कह लें, आप गाड़ी बनाने की कंपनी कह लें, यानी जिस तरह आप किसी भी कारोबार में हिस्सेदारी पाकिस्तान में कुछ तो जिंदगी में करेंगे ना, कोई दुकान खोलेंगे, कोई स्टोर खोलेंगे, कोई फैक्ट्री बनाएंगे, और ज्यादातर कारोबार जो होती है उसमें हिस्सेदारी होती है। तो ये हिस्सेदारी है। शेयर का मतलब क्या है? शेयर का अंग्रेजी में मुझे मतलब बताएं, शेयर क्या होता है? हिस्सा सर, जी जी। तो जब तो आप सर हिस्सा खरीद रहे हैं, सर हिस्सादारी जो है वो फायदे में भी है और नुकसान में भी है, और सबसे बड़ी बात है ये फिक्स्ड नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम वो शर्तें पूरी करता है कि ये चीज जो है वो सूद के जिम्मे में नहीं आती, ऐसे ही है? नहीं, ये तो सौदा है, इसका जो प्रॉफिट है। बिल्कुल जी जी। ये तो सौदा है ना किसी भी चीज के। बिल्कुल। सर होमी असलम हमसे क्वेश्चन कर रही है कि हाउ कैन वी डू दिस, गाइड मी प्लीज। देखिए, इट इज वेरी सिंपल। आपने अपना एक आईडी कार्ड लेना है, आपने स्टॉक ब्रोकर, अपनी पसंद का ब्रोकरेज ढूंढने के लिए आप psx.com.pk पे चले जाए। आई रिपीट, psx.com.pk। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। इधर आप जाएंगे, आपको साइड पे ब्रोकर का क्लिक हो जाएगा। कोई 150 से ऊपर ऑपरेशनल ब्रोकर है। जो ब्रोकर आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ अकाउंट खोल लें। एक आईडी कार्ड लेकर जाना है आपने, आपका अकाउंट खुल जाना है, और उसके बाद आप ऑनलाइन भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इन आउट अपने अकाउंट से उसमें, और आप शेयर उसी दिन खरीद सकते हैं जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाए। और दिन में जितनी बार चाहे खरीदें, जितनी बार चाहे बेचें, चाहे साल में एक बार खरीदें बेचें, चाहे दिन। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि कम से कम 1 लाख रुपए। वो मैं क्यों 1 लाख कहता हूं, क्योंकि 500 शेयर की लॉट होती है। अगर आपने 50 रुपए का या 70 रुपए का शेयर लिया तो आप 500 शेयर लेते हैं तो 35,000 रुपए आपका ब्लॉक हो जाता है। तो 1 लाख अगर आपके पास होगा तो आप कम से कम 2 या 3 शेयर्स तो खरीद सकेंगे, छोटा सा पोर्टफोलियो तो बना सकेंगे। वरना तो आप फिर एक ही शेयर जो है वो बड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे। 500 शेयर्स की ट्रेडेबल लॉट होती है। सर आप बीइंग एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या किसी ने जो आपसे ये अभी इन्फॉर्मेशन ली, या यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ली, या गूगल से ली, और जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है वो चीज बेहतर है, या बेहतर है कि कोई प्रोफेशनल हेल्प फॉर सम टाइम जो है उसको कंसिडर किया जाए, एक प्रॉपर प्रोसेस को समझा जाए, सब तमाम टेक्निकल पॉइंट्स को देखा जाए और उसके बाद जंप किया जाए मार्केट में? क्या आप रिकमेंड करते हैं कि क्या इसकी आपकी ये जो आपने 2-3 बातें बताई हैं इसकी बेस पे कोई जाके स्टार्ट कर ले? नहीं, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। पहले मैं आप लोगों को 2 चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह लोग जो मेरी गाइडेंस से इस वक्त 45 से ज्यादा कंट्रीज से पाकिस्तान में अकाउंट खुल चुके हैं पाकिस्तानियों के। मैंने 45 से ज्यादा मुल्कों में ऑनलाइन सेशंस किए हैं पाकिस्तानियों के साथ। ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसी तरह ऑनलाइन सेशन मेरा होता है, और वो सब पेड सेशन है, कोई फ्री सेशन नहीं था। बाय द वे, सुमेरा ने मुझे कुछ पे नहीं किया, ये फ्री है। अब इन्होंने कैसे कन्विंस कर लिया यही? सर मैंने भी किसी से कुछ नहीं लिया, शायद आपको यही बात तो आपको मैं ये बताऊं, अच्छा उसमें ये है कि 235 वीडियोस तो मेरी पड़ी हुई हैं। आप सबसे पहला काम ये करें कि आप उन वीडियोस को देखना शुरू करें। मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि 4 वीडियोस आप रोज की देखें, या एक सिटिंग में देखें। वो मैं क्यों कहता हूँ एक सिटिंग में 4 देखें? फिर उस पे नोट्स बनाएं। जी, उसके बिल्कुल नोट्स बनाएं, और नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपको वो भूल जाएंगी। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को आपने रिव्यू भी वीकली करना है। एक यूज होती है टेक्निक जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि 20 मिनट से ज्यादा जब हम कंसंट्रेशन किसी चीज के ऊपर, ह्यूमन माइंड कंसंट्रेशन लूज करनी शुरू कर देता है, और मैक्सिमम वो 35-40 मिनट्स तक जाता है उसका सेशन। उसके बाद उसको पिक करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उसे कम से कम 5-10 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, जो भी आपको, जैसे थोड़ी सी वॉक कर लें कमरे में, और फिर आगे स्टार्ट करें तो वो आप दोबारा फ्रेश हो जाती है। तो एक तो ये पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक है। दूसरा, जॉश कॉफमैन की एक किताब है फर्स्ट 20 आवर्स। ये किताब, ये दोनों बातें मुझे बाद में पता चली, प्रोग्राम मैंने पहले दिया था, लेकिन ये दोनों बातें चूंकि उससे रिलेट होती हैं तो मैं इसलिए लोगों को ये दोनों बातें बताता हूँ।
वो ये कहता है कि दुनिया में आपने कोई भी काम करना है तो आप 20 घंटे अगर उस काम को तसल्ली से दें तो आप उसको रीजनेबल लेवल पे कर लेंगे। मसलन आपने गिटार बजाना है तो आप हर धुन नहीं बजा पाएंगे, लेकिन आपने 3 या 4 धुनें आप बजा पाएंगे 20 घंटे देने के बाद। सो फर्स्ट 20 आवर्स, सो बाय दिस वे, बाय दिस मेथड यू कैन लर्न, यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। तो पहले तो ये टोटली फ्री है। अब 235 वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल मदद की जरूरत है तो फिर आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। वैसे मेरा ये ख्याल है कि आप काफी कुछ जान जाएंगे मार्केट के बारे में 235 वीडियो देखने के बाद। सर, ये हमारे साथ एक व्यूअर है, वो शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने लास्ट दिसंबर में ये काम शुरू किया था, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, प्लीज ये बताएं। किताब लिख दी है उन्होंने जी, ये बताएं कि किसी कंपनी के क्या जी उन्होंने लास्ट दिसंबर में। सर, इन्होंने लास्ट दिसंबर में शुरू कर लिया है, लेकिन इनके पास ऐसा उतना डीप नॉलेज नहीं है, उनको आइडिया नहीं है, और वो पूछ रहे हैं कि किस कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए पास रखने का ज्यादा फायदा है। सर, वही वाले वो जो ब्लू आप चिप्स कह रहे थे, शायद वो जो आपने टर्म यूज की थी, ज्यादा फायदा है या बस शॉर्ट टर्म के लिए रखकर करने में ज्यादा फायदा है? देखिए, ये दोनों चीजें आपने जो एक ही सवाल में 2-3 बातें पूछ ली हैं, मैं उनको 2-3 बातों को क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ये है कि आपने अगर जो है मेरा नाम जो आपके सामने आ रहा है स्पेलिंग JAWAD जवाद HAFEZ, या आप गूगल करेंगे तो आपके सामने मेरा यूट्यूब आ जाएगा, उसके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये था कि जी क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ट्रेडर एक फर्क आदमी है, इन्वेस्टर एक फर्क आदमी है। इन्वेस्टर जो है वो पैसे पे खेलता है और वो अच्छी चीज खरीद लेता है, खरीद कर होल्ड करता है और कुछ अरसे के बाद उसे फरोख्त करता है। ट्रेडर जो है उसका काम होता है कि जल्दी जल्दी कम पैसे से घुमाए उसको सरमाए को, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, बेच दिया, अगर चीज नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, आधा परसेंट 1% लॉस लेके भी कैश अपना दोबारा निकाल लिया, फिर किसी ट्रेड में घुस गए। तो ये दोनों मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको ज्यादा महारत की जरूरत है, आपको ज्यादा रिलाई करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस पे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ना आना चाहिए, आपको कंपनी को असेस करना आना चाहिए, जो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर 3 महीने बाद कंपनी की रिपोर्ट पब्लिक होती है और रिपोर्ट से डरे ना, कोई ऐसी चीज नहीं होती। वो बताते हैं कि सेल्स इतनी हुई, नफा इतना हुआ, नुकसान इतना हुआ। बॉटम लाइन जैसे हम कहते हैं EPS, वो हर एक शेयर की आपको PSX की साइट पे अवेलेबल है। आपको बल्कि पिछले 4 क्वार्टर्स की और पिछले 4 सालों की अर्निंग और प्रॉफिट्स और डिविडेंड पे आउट्स, ये सारा कुछ आपको PSX की साइट के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अच्छा, शेयरों की लिस्ट मैं आपको जरूर देता। शेयरों की लिस्ट बड़े खुले दिल से लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में भी बांट रहे हैं और बाकी जगह भी बांट रहे हैं। असल में यहाँ मैं मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक वर्ड यूज करूंगा, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तो बात ये होती है कि मोनोपोलाइजेशन करना, ये मोनोपोलाइजेशन के जुमरे में आ जाता है। फर्ज करें मैं खुद इस काम में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो में से 4-5 शेयर यहाँ पे बता दूं तो उससे ये लगेगा कि सब उसके पीछे भागे और वो बूस्ट करे, तो वो गलत है। एक बंदे को बंद कमरे में बताना, 1-on-1 सेशन में बताना, या 2-3-4 लोगों का मिलकर एनालिसिस कर लेना और बात है। और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आके मेरे आपको किसी वीडियो में शेयर्स नहीं मिलेंगे। लोग इस पे बड़ा एतराज भी करते हैं, मुझे कहते हैं कि जी आप दें, हम आपको दुआएं देंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ ये सरकार का कानून है, कानून के जुमरे में हमने रहना है, लॉ को हमने फॉलो करना है। किसी आदमी को ये इजाजत नहीं है कि वो पब्लिक इस तरह फिर मोनोपोलाइजेशन हो जाती है और इस तरह एक शेयर के अंदर आर्टिफिशियली वैल्यू डाल दी जाती है, जो कि गलत बात है और लोग ऐसा करते हैं। और बट अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से ब्रोकर्स अपनी रिपोर्ट्स जो हैं उनमें अनरियलिस्टिक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखा के लोगों को ये बात जब वो बेच रहे होते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करके खरीदवाते हैं, और जब उन्होंने खरीदना होता है तो ऐसी रिपोर्ट्स वो एनालिस्ट की निकालते हैं कि ताकि वो उल्ट हो। तो आप किसी की रिपोर्टों पे ना जाएं। गिव अ पर्सन फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे। टीच हिम हाउ टू फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। I am trying to teach people how to fish.
कि वो शेयर का इंतखाब कैसे करें। ये अहम बात है, ये मैं बता सकता हूं आपको। पहली चीज आप देखेंगे उसके 4 क्वार्टर्स जो है उसमें कोई क्वार्टर नेगेटिव ना हो, किसी क्वार्टर में लॉस ना हुआ हो कंपनी को। आप पिछले 3 सालों की उसके ईपीएस देखें, ये हर कंपनी की फेयरली पीएसएक्स पे जाके देख सकते हैं। आप पिछले 3 सालों का उसका डिविडेंड पेइंग पैटर्न देखें, इट इज एन ओपन सीक्रेट, हर बंदा देख सकता है। अगर वो कंपनी इन चीजों को पूरा कर रही है तो आप उसमें बिल्कुल बेधड़क उसमें उसे खरीद लें। अगर टेम्परेरीली मार्केट ऊपर नीचे भी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपको उसमें मुनाफा ही होगा। लेकिन अगर हमीद ने कहा और रशीद ने कहा या व्हाट्सएप ग्रुपों में मशवरे करके आपने खरीद लिया तो फिर आपका अपना पैसा डूबेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो लोग इवन वो जो जिसे आप कहते हैं वेबसाइट भी खोलने को तैयार नहीं है, तो फिर तो मसला बनेगा ना जी। सर ये मिर्जा जवेद इकबाल हैं, वो शेयर कर रहे हैं कि सर स्टॉक मार्केट में बैठे हुए लोगों को पता नहीं होता कि आगे आने वाले मिनट में क्या होने वाला है। तो सर आप पता नहीं इसका क्या आंसर करेंगे, लेकिन मैं एक बात नहीं, मैं इसका पहले आप बताएं। हमें तो अपनी जिंदगी का नहीं पता, आपको मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो अनसर्टेनिटी और रिस्क तो हर जगह ही है। नहीं, इसमें इतना ही रिस्क है जी। देखना जो सड़क को क्रॉस करने में रिस्क है, देखिए एक होता है रिस्क, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क है, ब्लाइंड रिस्क नहीं है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी मैं 4 करोड़ रुपया इस काम में डालना चाहता हूँ, मैं 10 करोड़ रुपया इस काम में डालना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्यों? तुमने कभी किया नहीं है, तुम 10 करोड़ क्यों डालना चाहते हो? तुम 1 लाख क्यों नहीं डालते हो? यानी आप थोड़े पैसों से एक, देखिए आजकल एक अच्छा स्मार्टफोन जो है वो सबको पता है 1 से 3 साढ़े 3 लाख रुपए का आता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा जी हमें बड़ा डर लगता है जी कि रात को नींदें उड़ जाती हैं। तो मैंने कहा जी आप पहले दिन जब आए आप ये सोचिए कि आपने ऑफिस सेंटर से आईफोन 10, 11, ये पता नहीं कौन सा i20, ये 2-2, 3-3 लाख रुपए के जो फोन है, ये बच्चों को ही पता, ज्यादा मुझे नहीं पता। तो वो आपने खरीदा, आप बाहर निकले गटर में गिर गया, फोन गायब हो गया। मैंने कहा तब भी तो रोदोगे, घर से होगे ना। अब तुम 2 लाख या 3 लाख रुपए से अपना अकाउंट खोलो, पूरी ईमानदारी से इस काम को समझने की कोशिश करो। 3 महीने के अंदर या तुम 50,000 रुपया गवा लोगे या तुम कोई 50,000 लाख रुपया कमा लोगे। तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये काम तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। बोथ वेज आप मरोगे नहीं। जो हाथ में आपने फोन पकड़ा हुआ है, अगर वो फोन भी टूट जाएगा तो तब भी तो जिंदा रहोगे ना। तो इतना रिस्क मैं समझता हूँ लेना चाहिए जी सर। इसको इन्वेस्टमेंट, इतनी सी इन्वेस्टमेंट फी तो हम लोग अक्सर कोर्सेज पे कर देते हैं, कई हजार कई लाख जो है वो डिग्रियों पे लग जाते हैं। तो अगर एक तजर्बा, एक चीज सीखने में 50,000 से 1 लाख लग जाए तो कोई गलत चीज नहीं। लेकिन सर ये मिर्जा जवेद इकबाल का तजर्बा बहुत बुरा रहा जी सर, इनका तजर्बा बहुत बुरा रहा है। इनका तजर्बा बहुत बुरा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था जो कि चंद महीनों में 70,000 ही रह गया। ये क्या हुआ सर? नहीं, मैंने देखिए अभी इनका मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरी आईसाइट इतनी अच्छी भी नहीं, स्क्रीन इतनी छोटी है, मैं देख भी नहीं सकता उसे के कमेंट्स को। तो मैंने तो पहले कहा इन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, इन्होंने 10 लाख क्यों इन्वेस्ट किया। अगर 1 लाख किया होता और वो 17,000 रह जाता तो मेरा ख्याल है इनका गिला, इनका दुख, इनकी तकलीफ थोड़ी होती। तो मैं ये कहता हूं कि व्हाई डू यू वांट टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ द वाटर विद बोथ लेग्स। आप पहले सोटी लेकर उसको टच क्यों नहीं कर लेते और फिर उसके साथ अपनी हाइट को नाप लें कि क्या इस पानी में मुझे उतरना चाहिए, क्या ये पानी कितना गहरा है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ सारे सरमाए से, मैं यही ना उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार क्यों 4 करोड़ से करना है, 4 लाख से कर लो, 6 महीने बाद बढ़ा लेना। आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे एक स्टूडेंट हैं पेशावर से, वो मेरे साथ काफी ही माशाल्लाह वेल्दी, अल्लाह ने बड़ा उन पे कर्म किया हुआ है। सजाद साहब उनका नाम ही ले देते हैं यहाँ पे और बड़े रिगार्ड करते हैं, मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे से वो इजाजत ले रहे थे, मैंने उनको कहा था कि सजाद साहब 3 लाख से ज्यादा से आपने ट्रेड नहीं करना। उन्होंने फिर मुझसे बार बार फोन करके इजाजत ली, मुझे व्हाट्सएप करके कि सर 10 लाख कर दी। मैंने कहा ठीक है आप मुझे अपना ये शर्त पूरी कर रहे हैं, कहते हैं हाँ। मैंने कहा ठीक है आप 10 लाख कर दें, हालांकि वो 2-3 करोड़ रुपया डालना चाहते हैं मार्केट। तो मैं कहता हूँ यार स्लो चलो। ये एरिक रीज की किताब है, यहाँ पे मैं वो भी कोट कर देता हूँ, लीन स्टार्टअप, आप वो खरीद लें। बस ये मेरे कोर्स में जितनी भी बातें आपको मिलेंगी ना, कोई मैंने खुद नहीं घड़ी, कोई पीटर लिंच की किताब से है तो कोई वॉरेन बफेट की किताब से है। ये सारी मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे और अपनी 30 साल की जो रीडिंग है उनको ब्लेंड करके ये कोर्सेज बनाए हैं, जो प्रैक्टिकली मुझ पर गुजरी है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जी।
होमी असलम शेयर करती है कि इट्स रिस्क टू इन्वेस्ट बट पीपल आर क्रेजी टू टेक रिस्क। बिल्कुल ऐसे है, बिगर रिस्क और बिगर बिजनेस वाली बात है कि जितना बड़ा रिस्क होता है उतना जो है आपको बिजनेस भी मिलता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। देखिए सुमेरा, ये कुछ गलत कोटेशंस बनी हुई हैं। अब मैं फिर रिपीट करता हूं कि जमाना बदल रहा है। व्हाई डोंट यू गो फॉर लीन स्टार्टअप? आप कैलकुलेटेड और लिमिटेड रिस्क क्यों नहीं लेते? मैं नहीं समझता। देखें, इस वक्त मेरे घर में जो मेड काम कर रही है, 15,000 रुपए का मोबाइल तो उसके पास है। आप अगर आप बेसिकली जो काम करते हैं, कोई कुछ तो काम करता होगा ना आज के दौर में, 15-20 हजार रुपए महीना तो कमाता ही है हर बंदा जो नौकरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि अगर लाख 1.5 लाख रुपए की, खुदा ना पहले तो लाख में से लाख ही लॉस हो गए तो आपको बहुत ही अनलकी और बहुत ही नालायक होना चाहिए। चलें, फिर भी मान लेते हैं कि हैं, तो 1 लाख के लॉस से कोई मर नहीं जाता, कोई बैंकरप्ट नहीं हो जाता। और दूसरी बात, लाख में से लाख लॉस नहीं होता। बुरे से बुरे आदमी का भी लाख में से 20,000 लॉस हो जाएगा, 30,000 लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25-30 हजार के लॉस से 1 महीने की सैलरी से कोई आदमी मरता नहीं है। वो ठीक है, वो उसको या तो वो रोककर अपनी गलतियों को समझेगा कि जो गलतियां उसने की हैं, को कोर्स ले लेगा, को मेरे जैसे किसी बंदे का सेशन बुक कर लेगा, डिस्कस कर लेगा, या वो कहेगा नहीं यार ये बात हमारी समझ में नहीं आई है, इसको छोड़ो, काम को अभी सेल करो, सेल करके जो पैसे बच गए अपने निकाल लो, मैंने नहीं ये काम करना। बोथ वेज इट्स फाइन, पर एक बार ट्राई तो करे ना। जी सर, किस तरह रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो वो आपने काफी हद तक बता दिया कि उतना डालें कि अगर वो हाथ से निकल भी जाए तो आपको बाद में मुश्किल ना हो और आप तंग ना हो जाए। और उसके अलावा थोड़ा सा कंपनी की प्रॉफिट लॉस भी देख लें। अमेज़न पीआईए के शेयर में जाकर आप लेंगे तो बेड़ा ही गर्क होगा ना। जब से मैंने होश संभाला, मैंने पीआईए को कभी प्रॉफिट में नहीं देखा, फिर भी उसके शेयर बहुत बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, पता नहीं क्यों खरीदते हैं। अब मैं रोक तो नहीं सकता लोगों को। चले सर, आपने ये नहीं बताया कि किस में डालें, ये तो बता दिया कि कहाँ ना लगाएं पैसा। हाँ, क्योंकि इसमें मोनोपोलाइजेशन नहीं है, क्योंकि मैं ना कह रहा हूँ, हाँ तो जाएंगी ना रहा। जी जी जी। अच्छा सर, खलील रहमान कह रहे हैं कि आप अगर विड्रॉ करना चाह रहे हैं, आप उस सब में से निकलना चाह रहे हैं, तो उस पे क्या कोई टैक्सेस होते हैं, डिडक्शन होती है, क्या हिसाब होता है उसका? अच्छा, स्टॉक मार्केट बड़ी मजे की जगह है। यहाँ पे अगर आपको टैक्स लगता है, एक ही टैक्स है उसके ऊपर, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, सीजीटी। सीजीटी आपको तब लगता है जब आपको मुनाफा होता है। अगर आप फर्ज करें कि आपको 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, खालिस ठोस मुनाफा, तो 15,000 रुपया आपको टैक्स लगेगा, 85,000 रुपया आप लेकर जाएंगे। आपकी कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है, अगर आपने फर्ज करें कोई मुनाफा नहीं कमाया तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लाख रुपए लेकर आए थे, लाख ही निकाल रहे हैं तो 0 टैक्स है। सर, इसी तरह डिविडेंड पर भी इसी तरह, जो डिविडेंड की अमाउंट का 15% टैक्स कटता है, वो डिविडेंड कंपनी देगी तो टैक्स उसमें से लगेगा ना। 100 रुपए कंपनी ने आपको दिए तो 15 का टैक्स लग के 85 आपके अकाउंट में आए। तो ये बड़ी मजे की जगह है, यहाँ पे अगर आप पैसा नहीं बनाते तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। जी जी सर, इसका मतलब है अगर हमने 1 लाख लगाया और हमें 1 लाख का मुनाफा हुआ तो हमारे पास 1,85,000 वापस आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के रूल्स हैं। वो तो आप जो सेविंग सेंटर में पैसा लगाते हैं या बैंक के पास लगाते हैं, उसमें भी 15% आप कटता है। जी सर, इसमें लक का क्या रोल है? लक का? जी, किस्मत जिसे आप कहते हैं जी, लक का कोई रोल नहीं है जी इसमें। देखिए, लक का जितना जिंदगी में रोल है, हाउ टू बी लकी, इस पर भी बड़ी किताबें हैं। आप, खुदा किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, ये खुदा किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। मेरा कम से कम ये मानना है। लक को मैं बदल कर कहूंगा, इसमें मेहनत और खुदा पर यकीन। पहले खुदा पर यकीन कि मैं उसका बंदा हूं और वो मेरी कभी मेहनत को रायगा नहीं होने देगा, ये यकीन आपको होना चाहिए। और उसके बाद आपको ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, फिर जो होगा वो अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। जी सर, फिर सर की तरफ से यही है कि बहुत सी अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो भी लोगों को नुकसान दे देती हैं। देखिए, नुकसान कंपनियां लोगों को नहीं देती, लोग खुद को नुकसान देते हैं, लाइल्मी की वजह से, लालच की वजह से। देखिए, बात पता क्या है, एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबॉडी वांट टू वाटर द रूट्स। चक्कर ये है कि हर आदमी, यहां अगर मैं अभी कहूँ ना कि टिप्स बटने लगी हैं तो लाइन लग जाएगी, हजारों व्यूज आ जाएंगे, और वो बगैर सोचे समझे वो शेयर खरीद लेंगे जो मैं कह दूंगा। कभी वो बैठकर सोचेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब मुझे क्या जरूरत है वो कहने की। आपको खुद क्यों नहीं असेस करना आता? मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है।
जिन बेसिस पे मैंने कैलकुलेट करना है आप भी कर सकते हैं। मैं फिर दादाजी की बेकरी की तरफ आ जाऊंगा, या दुकान ले लें, मकान ले लें, कोई आप किसी चीज की फैक्ट्री ले लें, उसका नफा नुकसान देखिए। आप जो जिंदगी में इन्वेस्टमेंट के जितने डिसीजन भी लेते हैं, फर्ज करें आप कहते हैं कि एक दुकान खरीदता हूं किराए पे दूंगा, तो पहले आप दाएं बाएं उसका किराया पता करते हैं जाके। ऐसे ही घर ही बैठकर तो असेस नहीं ना कर लेते यार इतने का किराया, उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकलती है। तो इसी तरह जब आपने शेयर खरीदना है उसको किसी हद तक तो यार असेस करना आपकी जिम्मेदारी है ना। क्या ख्याल है आपका? और हाँ जी सर, उसके बाद खलील रहमान पूछ रहे हैं कि इनिशियल अमाउंट तो वो तो आपने बताया कि लाख 1.5 लाख जो है इतना ही लगाएं, एंड आल्सो कम्युनिकेट दैट स्पेसिफाइड टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिक्स दैट अमाउंट। सर क्या इसके लिए कुछ खास जिस तरह बैंक में फिक्स करा दिया जाता है और कुछ अर्से नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई फिक्स नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊंगा मैंने कई बार कोई पैसा लगाए बगैर भी पैसा कमाया है, वो इत्तेफाक है। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि ऐसा हो जाएगा। मेरे चूंकि हैवी ट्रेडिंग जब होती है तो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, तो मैंने कई बार शेयर लिया और उसमें 2-3 घंटे बाद मार्केट में तेजी आई है, मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं फिर ले लेंगे, ये ठंडा हो जाएगा, अभी पैसे दे रहा है, तो मैंने उसे इमीडिएटली सेल कर दिया। तो आप कुछ मिनट में भी सेल कर सकते हैं, कुछ दिनों में भी सेल कर सकते हैं, और सालों में भी सेल कर सकते हैं। ऐसे कई शेयर हैं जो पिछले कई साल से मेरे पास हैं। फिर एक और चीज होती है, जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है ना, तो आप तकरीबन कुछ कंपनियां हर वक्त अपने पास रखते हैं। उसमें करते ही हैं, जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आप थोड़ा सा बेच देते हैं, फिर नीचे आती है आप फिर खरीद लेते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है बड़े इन्वेस्टर्स की। सर ये मजे का काम लग रहा है बहुत, मतलब थोड़ा सा इसमें थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है थोड़ा सा, और थोड़े से पैसे लगाए ना ताकि आप एंजॉय करें उस प्रोसेस को, आपको टेंशन ना हो। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, खवातीन अच्छी इन्वेस्टर होती हैं आदमियों से, क्योंकि कहते हैं उनकी छठी हिस्स जो है ना वो ज्यादा तेज होती है। ओके होमी अब आप और मैं तो लगाएंगे यकीनन पैसे, क्योंकि सर ने बता, आप लक का पूछ रही थी ना, तो सर ने बता दिया कि हमारी तो जीन्स में है कि हम लोग अच्छे तरीके से इस पे, मतलब हम वी कैन बी द गुड इन्वेस्टर्स। तो सर खलील रहमान का फिर से वही क्वेश्चन है, ये मेरे जैसे हैं, ये जब कहीं जाने लगते हैं तो वापसी के सारे रास्ते चेक करते हैं। इन्होंने हर चीज पूछ ली है और दोबारा पूछ रहे हैं कि विड्रॉल की कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ती है? नहीं जी बिल्कुल खलील साहब, कोई पेनल्टी नहीं पड़ती विड्रॉल की। विड्रॉल से मुराद आप म्यूचुअल फंड को मेरा ख्याल है स्टॉक मार्केट से मिक्स कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में अपलोड और डाउनलोड होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसे कटते हैं जब आप पैसा विड्रॉ करती हैं। स्टॉक मार्केट में जब आप एज एन इन्वेस्टर जाती हैं तो आपका कोई पैसा नहीं कटता। जो आपका पैसा बनता है आप समझ लीजिए उसे कि आप जैसे सोना खरीदते हैं ना, जो सोने का प्रिवेलिंग रेट होगा उस पे आपके पास एक आउंस सोना है तो वो एक आउंस जितने का बिकेगा, प्लस में जाए माइनस में जाए, वो आपकी रिसर्च और आपका सोच, लेकिन पैसा कटेगा नहीं। जी सर, यहाँ पे मिर्जा इकबाल साहब हमारे साथ जो शुरू से जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें वो थोड़े उदास और परेशान नजर आते हैं। ऑब्वियसली 10 लाख का नुकसान हो और वो सिर्फ 70,000 की सूरत में वापस आ जाए आपके पास, और तकरीबन 9,30,000 का नुकसान हो जाए, तो ये कम नुकसान नहीं है। तो इसमें सर मेरे ख्याल से ये है कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा रिस्क जो है वो मैनेज करके चलें, थोड़ा पैसा लगाएं, और दूसरी बात ये है कि जब प्रोफेशनल्स मौजूद हैं तो उनकी हेल्प ले लेना, उसके ऊपर 5-10 हजार लगा के सीख लेना बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आप लाखों में नुकसान करें। क्योंकि सर देखिए, अगर किसी से पूछा जाए तो आप जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो कह ही नहीं रहे कि आप 10 लाख लगाएं, आप तो कह रहे हैं मिनिमम से स्टार्ट करें। और मेरे ख्याल से आई एम नॉट अ गुड, आप कह सकते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ ही नहीं, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में ये बात आई है कि आप 25% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट ही ना करें, कि अगर फर्ज करें ऊपर नीचे कोई चीज होती है तो आपको नुकसान ना पहुंचे। सर यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप खलीलुर रहमान का ये भी क्वेश्चन जो है ना ये एड्रेस करें। वो कह रहे हैं विदाउट अ गुड ब्रोकर आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्क। सर ये मुझे बताइए ब्रोकर क्या चीज है अंदर, मुझे नहीं पता। ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है। मैं खलील साहब को ये बताऊंगा कि ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर है ट्रैफिक का सिपाही। आप ये कह रहे हैं कि बगैर ट्रैफिक के सिपाही के मैं अच्छे मॉडल की गाड़ी नहीं खरीद सकता। बहुत सारे लोगों का ये जाती तौर पे ख्याल है कि ब्रोकर की जॉब है आपको बताना कि कौन सा शेयर अच्छा है और कौन सा शेयर बुरा है। ये ब्रोकर की जॉब नहीं है। ब्रोकर में जिस आदमी ने आपको डील करना है, फ्रंट डेस्क के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, उसको लॉट ऑपरेटर कहते हैं, उसे देसी जबान में बोले तो क्लर्क।
वो एक क्लर्क होता है जिसका काम टिक टिक करके ऑर्डर्स डालना, F4 F5 का एक बटन दबाना आता है उसे, और वो उस बाइंग सेलिंग करता है। अच्छा, लोग जाकर उनसे मशवरा लेते हैं कि जी आप बताएं कौन सा शेयर खरीदें, वो सुनी सुनाई आगे कर देते हैं जो इधर उधर से उन्होंने सुनी होती है। अब ज़रा उन्होंने ये तो नहीं कहना मैंने कुछ, ये एक यहाँ पे एक लतीफा मुझे भी सुनाना पड़ेगा, और ये स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत जगह पे होता है। एक आदमी के घर में कोई बंदा फौत हो गया, उनके कोई बुजुर्ग, तो किसी ने कहा जब तक 4 लोग काम ना पड़े तो वो बख्शा नहीं जाता जो मैयत है, तो दफनाने से पहले 4 लोगों को ले आए। तो वो सड़क से जाके ना उन्होंने एक बंदे को पकड़ा, वो भूखा सा था, उसने वो आ गया, अब दूसरा भी ऐसा पकड़ा, तीसरा भी पकड़ा, चौथा, 4 उन्होंने ला के बैठा दी। अब पहला खोल के पढ़ रहा है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, आता नहीं था, भूख लगी हुई थी, उसने कहा रोटी तो मिलेगी। दूसरा कहता है मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। तीसरा कहता है ऐसे कब तक चलेगा। चौथा कहता है जब तक चले तब तक चलाओ। अब ये जो अच्छे ब्रोकरेज हाउस के आपने लॉट ऑपरेटर की बात की है ना, दिस इज एग्जैक्टली, वहां 4-5 बैठे होंगे, वो आपको कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, ऐसे कब तक चलेगा। चौथा कहेगा जब तक चलेगा। कोई तो शेयर बता दो, 500 कंपनियां, कोई तो ऊपर जाएगा। सो प्लीज डोंट डू इट, इट इज योर हार्ड अर्न मनी। कोई अच्छा ब्रोकर नहीं है। आपको मैं बात बताऊं, ब्रोकर का जो एनालिस्ट होता है ना, वो बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए 5 लाख 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देता है। वो फ्रंट डेस्क पे 8-10 लाख रुपए वाले बंदे को डील नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। सर तो आप जब तक अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे, आप जब तक खुद काम को नहीं सीखेंगे, आपको अच्छा ब्रोकर नहीं मिलेगा। आप खुद ही अच्छे हैं, 235 वीडियोस देखें, आपको इतना पता चल जाएगा जितना 10 लाख गवा के भी पता नहीं चलता। अच्छा सर, मुझे जहां तक ब्रोकर की समझ आई है, वो एक ऐसा बंदा है, वो दरमियान में एक ऐसा मीडियम है जिसको आप कहेंगे ना कि इतने शेयर्स जो है वो उस कंपनी के ले लो, इतने इधर के ले लो, इतने इधर के ले लो, वो ये काम करता है। आपको बड़े आसान तरीके से बताता हूँ। ब्रोकर वैसे ही ब्रोकर है जैसे प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर ने आपको एक घर लेके दिया 2 करोड़ रुपए का। अब अगर आपने गलत लोकेशन पे घर खरीद लिया, सामने बिजली का खंभा है, सामने आगे गांव है, तो वो गलती आपकी है ना, ब्रोकर की तो नहीं है। उसने तो अपने कमीशन 2% लिया और आपको घर बेच दिया। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रोकर इतना ईमानदार हो, वो सारी खामियां बताए उस घर की, और घर तो चले फिर एक बड़ी डील है। शेयर तो 2-3 करोड़ शेयर जो है वो घंटों में डील हो जाती है। अब एक एक शेयर की खूबियां खराबियां 2 लाख रुपया लेके बंदा स्टॉक मार्केट में जाए और वो ये एक्सपेक्ट करे कि जी सारे का सारा ब्रोकरेज हाउस मुझे बताएगा। लोग नहीं बताएंगे। आपको खुद सीखना चाहिए, या तो आप उस्ताद पकड़ें या आप कोई कोर्स लें। इसीलिए हम वर्कशॉप सब शुरू कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं कि काम बहुत अच्छा है पर समझ के करो तो अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है। सर आपने एक किस्म का डरा दिया है वो प्रॉपर्टी डीलर वाले जो ब्रोकर्स हैं उनका और इनका कंपैरिजन थोड़ा करके। सर वो तो मतलब अपना बीच में से रखने की कोशिश करते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, नहीं वो चीज नहीं है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ कोई रख नहीं सकता क्योंकि सारी ट्रेडिंग कंप्यूटर पे होनी है। तो यानी सर वो हमारे पैसे लेके भागेगा तो नहीं ना? नहीं, आपके पैसे लेके नहीं भाग सकता कोई भी ब्रोकर, क्योंकि अब आपका सीडीसी अकाउंट है। वो पुराने वक्तों में ये चीजें हो जाती थी, अब ये चीजें नहीं। कैश ट्रांजैक्शन मना है, क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट जानी है, क्रॉस चेक के जरिए आनी है। कोई ब्रोकर आपके पैसे लेके नहीं भाग सकता। मैं आपको क्वालिटी ऑफ डिसीजन की बात कर रहा हूँ कि देखिए उसका काम है ट्रैफिक निकालना। ट्रैफिक निकालने का मतलब है कि सुमेरा ने 500 शेयर बेचे, जवाद ने खरीदे, जवाद ने 250 बेचे, सुमेरा ने फिर खरीद लिए, उसने फिर 2000 बेचे, इसने खरीद। अब इसको क्लियर तो करना है ना, सेटल तो करना है ना अकाउंट को। तो वो सेटलमेंट ब्रोकर का काम है कि आपने जो खरीदो फरोख्त की उसकी स्टेटमेंट आपको दे दी गई, ये आपकी ये अकाउंट आपके सीडीसी में पड़े हुए। सो ये कंप्यूटराइज्ड है, सही है ये, इसमें कोई सर अकल अपनी इस्तेमाल करनी है, हमने जो उसको कहना है उसने वो कर देना है। जी ये दैट बिल्कुल। ये आप समझे, लॉट ऑपरेटर समझे, मैकडोनल्ड के काउंटर पर लड़का खड़ा है, अब आप जो बर्गर ऑर्डर करेंगे उसने तो वही देना है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये इरशाद अली हैं हमारे साथ, कहते हैं व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं रिपीट कर देती हूँ 1 से 1.5 लाख सर, अगर मैं सही हूँ तो। और बेनिफिट्स की जो बात है तो सर ये बताइए कि क्या कभी डबल भी हो जाते हैं पैसे? 300 गुना भी हो जाती हैं, 500 गुना भी हो जाती हैं, आधे भी हो जाती हैं। जैसे आप डिसीजन लेंगे वैसे होगा। देखिए लेकिन नॉर्मली जो एवरेज है 20 सालों की कराची स्टॉक एक्सचेंज की, KSE 100 की,
दैट इज अराउंड 32%, 32% के करीब है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, सालाना जो है. सो इफ यू आर कमिंग हियर फॉर 25-30%, वो पॉसिबल है. इफ यू वांट 300% एवरी ईयर, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैन मेक 300%. जी सर, यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. वो चूंकि सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो वो बता रहे हैं कि उधर बैंक बीच में इन्वॉल्व होता है, हम उसके जरिए शेयर खरीदते हैं और खुद ही बेचते हैं. बैंक अपना मार्जिन रखते हैं, बाकी सब हमारी अपनी मर्जी होती है. ये पाकिस्तान में ब्रोकर सिस्टम क्या है सर? वहाँ पे बैंक ब्रोकर है, वहाँ बैंक ब्रोकर है. मैं यही बता रहा हूँ, आप इधर भी बैंक ब्रोकर कर सकते हैं. कई बैंक्स जो हैं उनकी ब्रोकरेज सर्विस भी है, आप बैंक ही ले लें. अगर आपको बैंक पे ज्यादा एतमाद है तो आप बैंक की ब्रोकरेज सर्विस ले लें, कोई हर्ज नहीं है. सर आप बताएं दोनों में से बेहतर कौन सा? मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज में सब बेहतर है. ब्रोकरेज में आप जो है ना, पुराने दिनों में ये चीज होती थी कि रेगुलेटर कमजोर था, अब तो ओवर रेगुलेटेड मार्केट है. ब्रोकर नहीं भाग सकता, आप कोई चांस नहीं है. पहले जब आते थे ना बोरियों में पैसे, उस वक्त ब्रोकर भाग जाते थे, कैश लोग ला के रखते थे तो उसमें गड़बड़ हो जाती थी. आखिरी एक बड़े मशहूर जी सर कंप्लीट कीजिए आप बात. एक बड़ा मशहूर स्कैम हुआ था मजहर रफीक साहब का. वो उनके पास ऐसे लोग चल रहे थे कि जो कैश की बोरियां, जैसे आप समझते हैं पेटियों में, और इस तरह वो अनडॉक्यूमेंटेड चीजें उनके पास बहुत थी. वो पुराने वक्तों के ब्रोकर थे, पुराना काम कर रहे थे, जो अब सारे का सारा काम रेगुलेटेड हो गया है. अब ऐसा कोई सीन नहीं है. आपकी SMS आती है हर बाइंग सेलिंग पे, आपको ईमेल आती है, तो अब कोई आपके अकाउंट में कुछ नहीं कर सकता. जी सर, खलीलुर रहमान ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है. वो कह रहे हैं कि जो ब्रोकर हैं दरमियान में, तो क्या हम इनको, जब जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन जाएं एक ब्रोकर बुक करें, तो सर क्या हमें इनकी भी कोई सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं? या जी बिल्कुल होते हैं. इनके पर शेयर कमीशन होता है, 5 पैसे तक होता है. पैसों में जो आप ये समझ लें, मैंने कैलकुलेट किया था कि 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो कुछ 70-80 रुपए बनता है कमीशन जो है. तो बड़ा थोड़ा सा कमीशन होता है, और उसके बदले इनके ऊपर उसके अंदर से इनके ऊपर कुछ अखराजात भी होते हैं जो इन्हें करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के. ये कमीशन नेग्लिजिबल होता है, और ये कमोबेश हर ब्रोकर का एक ही है. 1-8 पैसे का प्लस माइनस फर्क होगा. सर आपने 60-70 रुपए बताया है, तो फॉर एग्जांपल आपने कहा था आप 1 मिनट में भी शेयर चेंज करते हैं, तो सर एक हम अगर चेंज करके दूसरे में ले जा रहे हैं फिर 70 रुपए लगाएं, तो वो हर बार तो आप भी तो समझदार है ना. आप कमा रहे हैं तो चेंज कर रहे हैं ना, बिला वजह तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना. हाँ, फिर हमने ये मार्जिन रखना है कि मुझे 100 रुपए का फायदा है तो मैं चेंज करूं. हाँ, 1 लाख रुपए के ऊपर अगर 70 रुपए कमाने हैं तो चेंज ना ही करें. 1 लाख में 2-3 हजार कमा रहे हैं तो फिर चेंज करें. बिल्कुल, ताकि हम ये रखें कि उसको देने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है. और वो भी देखिए मैं डेफिनेटली आपको ये बात बताऊं कि देने के बाद ही बचता है. तो ये इतने शेयर होते हैं ना, 20 से 50 करोड़ शेयर जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में या PSX में, अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया हुआ है, हर रोज ट्रेड होते हैं. तो 20 करोड़ लोग बेवकूफ तो नहीं है ना कि बिला वजह खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं. If they are not making money. सर ये एक क्यूरी तो यहाँ पे ऑनलाइन आ गई है, बाकी 3-4 जो हैं वो मुझे वैसे आ चुकी थी, कॉल्स आ चुकी हैं. दे आर आस्किंग के आप क्या मटेरियल जो है वो ऑफर करेंगे, आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट फी क्या है. तो सर मैंने सबको ये कहा था कि लेट मी टॉक टू सर, और हम ऐसी कोई ट्रेनिंग डेवलप करते हैं तो आपको जरूर बताते हैं. और सर आज मैंने आपको 2 घंटे लगा के कन्विंस कर लिया कि सर हमारे साथ आप कोई ट्रेनिंग जो है वो सेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन जिसका लोगों को फायदा हो वो स्टार्ट करें. और आपने सर ओके किया है? मैंने ओके किया जी. मैं यहाँ पे फिर अनाउंस कर देता हूँ कि आप सब लोग सुमेरा जो नंबर, जो ईमेल या जो भी आपको अपना कांटेक्ट देती हैं नीचे कमेंट्स में दे देंगी, या ये अपनी स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगी, जो भी तरीका इनके पास है वो, ये जो भी आपको नंबर देंगी उस पर आप सुमेरा से बिल्कुल बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. आप मेरा सेशन जब भी रखेंगे मैं जरूर लोगों को एजुकेट करूँ. ये नंबर आ गया जी, ये देखिए उन्होंने कर दिया नंबर जो है इसके ऊपर फ्लैश. इस नंबर पे आप इनको राब्ता कर सकती हैं और ये सेशन बुक करेंगी तो मैं आपको सेशन जरूर दूंगा. जी सर, हबीबुर रहमान साहब का हम कमेंट देख लेते हैं. टू स्टार्ट दिस वेंचर आई बिलीव दैट वी शुड हैव फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्स और सेशन शॉर्ट टर्म. प्लीज गाइड फ्रॉम वेयर वी कैन गो थ्रू दिस ट्रेनिंग. आई मीन पेड सेशन टू गेट full know-how with minimum investment and maximum learning outcomes. All of you watching this program can contact Miss Sumaira Nisar. Her number is given. Anybody can see her number. तमाम लोग इनका नंबर पढ़ रहे हैं, इनसे राब्ता कर लें.
और ये जब सेशन रख लेंगी तो हम उसमें आपको जरूर गाइड करेंगे। सर मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज्यादा हो गया और क्वेश्चंस अभी भी हैं, अब हम इनको जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। सर आप दो काम कर लें, एक तो मैं जल्दी जल्दी जब तक कहेंगी मैं आपके क्वेश्चन आंसर करता जाऊंगा, और बाकी जो रह जाए उनको भी डिसाइड ना करें कि उनको उनके लिए फिर हम फॉलो अप सेशन में आंसर करते हैं। नहीं सर हम कोशिश करते हैं जी, नहीं सर आज हम सभी की कोशिश करते हैं, अभी तक जो आ चुके हैं 7:05 तक जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। सर सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि सर इस मामले में अनलकी हूँ, किसी कंपनी के साथ शेयर लेता हूँ नीचे गिरते हैं और जिसके सेल करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने सर, अगर आप जिसके सेल करने लगे होंगे ना मुझे बता दीजिएगा, मैं वो खरीद लूंगी अगर ऐसी बात है तो। नहीं ये इनका नाम मुझे बताइए, राणा जी है इनका नाम शायद जी। राणा साहब ऐसे नहीं है, मुझे मेरा ख्याल ग्लासेस लगानी पड़ेंगी आपका नाम पढ़ने के लिए सर। हाँ जी राणा साहब ऐसा नहीं है, मैं हंसा भी इसी बात पे था। ये मैंने अपनी जिंदगी में भी ना एक बहुत बड़ा स्टार्ट में फर्स्ट फ्यू डेज में ऐसी गलती की थी, वो मेरी बड़ी जगह पे रिकॉर्डेड है, वो मैं फिर यहाँ पे रिपीट करूंगा तो बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। ये जब बंदे को काम नहीं आता ना तो उसको यही लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई आप अनलकी नहीं है। देखिए एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, पहली बात हमारे मुल्क में ना और हमारा जो स्कूल का सिस्टम है इसमें फेल होने को एक जुर्म बना दिया गया है। आज मैं आपको फेल की डेफिनेशन बताऊं, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर कोई शर्म की बात नहीं है। आपको पता है मार्क जकरबर्ग ने जो इससे पहले 2 उसने वेंचर्स किए थे जो डेड फ्लॉप थे, फेल थे। यूट्यूब को पहले डेटिंग साइट बनाया था, वो डेड फ्लॉप थी, फेल थी, फिर उन्होंने दोबारा इसको वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल किया, तो आज आप देख लें यूट्यूब कहां पहुंच गई है। तो बात ये जी नहीं सर आप कंप्लीट कीजिए। गिरते हैं वो जिसे कहते हैं ना शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो आप इंशाल्लाह शाह सवार बनेंगे। गलती ये होती है कि एक हम बड़ा स्टार्ट ले लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते, और अपनी गलतियों से हम सीखते नहीं है। गलतियां तो होनी है, एक खास परसेंटेज गलतियों की जिंदगी का हिस्सा है लॉ ऑफ एवरेजेस के मुताबिक, बट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स and get more and more knowledge and education about the field in which we are working. जी वो एक आखिरी बात और कहूंगा कि इमेच्योर जो बंदा होता है ना, नया जो होता है किसी फील्ड के अंदर, उसके लिए कहते हैं कि मास्टर हैज ट्राइड मोर टाइम्स देन इमेच्योर हैज फेल्ड। जो कोई गुरु बना हुआ होता है ना, उसने हजारों बार वो गलतियां की होती हैं, ऐसे गुरु नहीं बनता बंदा। जी बिल्कुल सर, इन्होंने फिर से शक में डाल दिया है कि जुआ एंड शेयर इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। देखिए सर, जुआ ये होता है कि जुए के अंदर आपके नंबर आने होते हैं। शेयर इन्वेस्टर ऐसे ही है जिन्हें आप गाड़ी के डीलर हैं, आप ये कहें कि जी मैं कार डीलर हूं तो मैं ये भी जुआ है, गाड़ी में इंजन निकले या ना निकले, तो अल्लाह माफी दे, हमको अंधे तो नहीं है ना कि हमने बगैर इंजन के गाड़ी स्टार्ट किए बगैर खरीद ली है। जो कार डीलर है वो जिस तरह गाड़ी को ठोक बजा, आपको पता है कार डीलरों के साथ भी गड़बड़ हो जाती है, कोई डेंटेड गाड़ी होती है या एक्सीडेंट होती है कि रात को शाम को कोई लोग टका देते हैं तो उसमें उनको भी लॉस हो जाता है। देखिए लॉस और प्रॉफिट जिस चीज के अंदर होता है वो जुआ नहीं होती। जुआ एक ये चीज है कि आप उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, अचानक 7 नंबर निकल आए और आपके पैसे डबल हो गए। तो इसमें आप यकीन माने, आप 7 नंबर निकाल के मुझे दिखाएं बगैर काम किए, सारी जिंदगी नहीं निकलेगा। इसमें जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप इसको समझ, और मेहनत से मुराद मेरी ये नहीं कि कुदाल लेके मेहनत करनी है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 5 ग्रेडर, सर तवज्जो तो देनी है ना। मैं कहता हूँ आपने सीमेंट की दुकान खोलनी है, आपको पता है 25 रुपए पर बैग आपका प्रॉफिट है, तब भी आपने ये तो समझना है ना कि 25 रुपए किराए की ज्यादा दे दें, माल ही महंगा खरीद लें तो आपको प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना। थोड़ी सी रिसर्च तो आपको उसमें भी करनी पड़ेगी। जी सर अब जहां तक मेहनत की बात है तो ये डिपेंड करता है ना, कुछ ऑफिसर्स हैं वो एक साइन करते हैं और उनको वो साइन करने के पैसे मिलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हलाल नहीं कमा रहे हैं। चले इस तरह की पेचीदगियां तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये तो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है। अक्सर लोग डॉक्टर्स को कहते हैं एक इंसान 25 साल तक टॉपर बनता है तो डॉक्टर MBBS बनता है, उसके बाद 15 साल तक मेहनत करता है
तो फिर जाके स्पेशलिस्ट बनता है। लोग उसको कहते हैं यार आप किस चीज के पैसे लेते हो, आपने 10 पैसे का पेन है और 5 पैसे का कागज है, उसमें रगड़ के आप दवाई लिख देते हो, आपके तो पैसे ही मुफ्त किए। तो सर ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली को, यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर भी जगाऊं अपना, मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, उसको उसकी जब फाइट हुई तो उसने आया, उसने पंच मारा और बंदे को नॉकआउट कर दिया और $1 मिलियन प्राइज मनी थी। तो उसको रिपोर्टर ने ऐसे ही पूछा, उसने कहा कि मिस्टर अली, वाज इट नॉट इजी टू मेक $1 मिलियन इन जस्ट 1 मिनट? तो उसने कहा इट टुक मी 20 years टू बिल्ड दैट पंच, कि 20 साल मुझे लगे हैं ये मुक्का बनाने में। ये ऐसा नहीं है कि मैं अचानक खाना खा के आया हूँ रिंग के अंदर और मैंने आके मुक्का मारा और मैंने उसको दूसरे को गिरा दिया। सर पिकासो के बारे में भी ऐसी ही कोई बात मशहूर है, उसकी भी एक पेंटिंग के बारे में इसी तरह की एक बात मशहूर है कि वो कहता है इसके पीछे मेरी कई सालों की मेहनत है। और सर एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके फादर ने इसमें इन्वेस्ट किया था एंड ही गॉट गुड मनी बैक। सो बहुत खुशी की बात है कि हमें मिक्स किस्म का फीडबैक मिल रहा है, अगर कहीं कुछ गलतियां हैं तो कहीं कुछ फायदा भी है इसमें। थैंक यू सो मच। बेस्ट टॉपिक ऑफ द डे, रिस्क टू स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो ये थोड़ा सा फनी अंदाज से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सर मैं अब एक एक करके कमेंट देखती जाऊंगी। बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली मिनिमम से स्टार्ट करना बहुत बेस्ट रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट क्यों नहीं शो हो रहा सर, ये 1 मिनट, नेक्स्ट वाले में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। मैंने 2 लाख रियाल इन्वेस्ट किए हुए हैं। सबसे ज्यादा फायदा मुझे ये हुआ कि अब 15-20 हजार रियाल का नुकसान होते देखकर भी इंजॉय करना आ गया है, क्योंकि अप डाउन होता रहता है। नहीं सर, वो नुकसान नहीं होता, उसे अनरियलाइज, देखिए अनरियलाइज गेन नहीं होता और अनरियलाइज लॉस नहीं होता। मार्केट में फ्लक्चुएशन तो करनी है। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको पता है, मसलन अरामको के शेयर्स को अगर आप देखें तो वो आप उसका ग्राफ आज ही जाकर गूगल पे सब देख सकते हैं। तो मार्च अप्रैल में वो डाउन था, आज वो फिर अप है। तो जिस बंदे को पता था कि अरामको एक अच्छी कंपनी है और इट विल बाउंस बैक, तो उसने तो नहीं बेचा होगा, उसने होल्ड किया होगा। तो वो लॉस पेपर लॉस है, वो एक्चुअल लॉस नहीं है। एक्चुअल लॉस तब होता है जब आप किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जी जनाब, ऐसे है कि सर ने बताया कि आपकी चॉइस है, आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं और आप सिंपल जो ट्रेडिशनल ब्रोकर सिस्टम है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक कोई फोर्स नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में कंपल्सरी है ये। नेक्स्ट है इरशाद साहब का, सम पर्सन्स कॉल फ्रॉम KSE। सर ये कोई टर्म है क्या ये? फॉर परचेज शेयर KSE, आई डोंट नो ये क्या टर्म है। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज लोगों से कहते हैं। For purchase shares, or they get commission. Please do not reply to any call. ब्रोकरेज नंबर लाइसेंस होता है हर ब्रोकर का, और उसको वेबसाइट से प्लीज चेक करें, किसी स्कैम के हाथ ना चढ़ जाएं। आपको psx.com.pk, उससे ब्रोकर को का नाम वहां पे आपको मिल जाएगा और वो वेरीफाइड है। सर बेस्ट ब्रोकर बता दें, कंपनी नहीं बताई तो ब्रोकर ही बता दें। सर देखिए ब्रोकर, देखिए बात यह है कि एक तो काफी लोग मेरे दोस्त हैं, अगर मैं कह दूं ए बेस्ट है तो वो बी कहेगा भाई मेरे में क्या खराबी है, तो ये तो बड़ी बुरी बात है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, आप एक तो चीज बता के जाएं, या कंपनी बताएं या ब्रोकर बताएं, हमने खुद से रिसर्च नहीं करनी है, आप ही बताएं हमें। नहीं ये काम ना करें आप ऐसा करें, आप गूगल कर लें कि किस ब्रोकरेज को पिछले साल इनाम मिला। आप गूगल करें कि PSX का कौन से ब्रोकर, टॉप 10 ब्रोकर्स हैं PSX आपके सामने आ सर आपने हमें टिप दे दिया है, आपने हमें टिप दे दिया है, ठीक है। नहीं ये एजुकेशन है, ये मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। मैं यही तो बात है, एजुकेशन देने पे मैं बहुत, आप देखिए मैंने सारी आपको PSX की साइट बताई है, मैंने आपको किसी और की वेबसाइट नहीं बताई। इसी तरह गूगल जो है वो सबका है, एनीबॉडी कैन आस्क गूगल। जी सर, ये शोएब के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ और ये मेरा एक किस्म का असेसमेंट हो जाएगा कि मैंने ध्यान से सुना या नहीं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये फुल टाइम जॉब है या साथ में भी कर सकते हैं। तो सर ने बताया था कि ये वो मार्केट है जो 6 घंटे के लिए ओपन होती है, और इसमें ये है कि अगर आप 2 घंटे भी इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन गेट समथिंग वेरी गुड। सर अब आप इसकी करेक्शन कर दें अगर इसमें कोई गलती है। नहीं आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन सुहेल मैं आपको एक बात बताऊं भाई, ये लोगों का बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जितनी देर मार्केट खुली होती है आपने टर्मिनल को मुंह खोल कर देखना होता है। बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप सुबह 9:30 से 3:30 बजे नॉर्मल आवर्स हैं, आजकल कोविड की वजह से जरा एडजस्ट हुए होते हैं, आधा घंटा 5 दफा आगे पीछे हो जाता है।
आप मार्केट ओपन पे देखें, आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद एक नजर डालें। और देखने का मतलब भी ये नहीं है कि आपके 4-5 शेयर आजकल मोबाइल पे लग जाते हैं, मोबाइल से ट्रेडिंग हो जाती है, आप मीटिंग में भी या बॉस के साथ तो तब भी एक नजर डाल सकते हैं। आपने टोटल 25 से 30 मिनट मार्केट को दिन के टाइम पे देखना है, और उसके बाद रात को आप घर जाके क्लोजिंग के बाद मार्केट देख सकते हैं और अगले दिन की वर्किंग कर सकते हैं। सो मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स इन अ डे। और कोई डेली ट्रेड करना कोई हदीस नहीं है, किसी दिन नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप बिजी हैं, कोई आपके घर में कोई खुदा ना खास्ता बीमार है, कोई आपके ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा मीटिंग है, तो उस दिन ट्रेड ना करें। हमारे एक दोस्त थे, वो पायलट थे, तो वो जहाज में जाने से पहले अपना फोन करके ऑर्डर्स लिखवा देते थे कि ऐसे हो तो मेरे ये ऑर्डर लगा देना, तो फ्लाइंग पे चले जाते थे। तो बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स आप खुद भी फीड कर सकते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, खुद ही एग्जीक्यूट हो जाती है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आज का कि ब्रोकर कैसे बनते हैं? जी, ब्रोकर जी, वो कैसे बनना है, अगर हो तो उसका प्रोसीजर बताइए। ब्रोकर बनना कैसे है? ब्रोकर बड़ा आसान है जी। अगर आपके पास पैसे हैं, वो 10-20 करोड़ रुपया है, तो आप PSX चले जाएं। PSX में जाकर उनको कहेंगे जी कार्ड, इसको कार्ड कहते हैं ब्रोकर का जो फरोख्त होता है। कोई ब्रोकर अपना कार्ड बेच रहा हो, जब बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग अपना बिजनेस बेचते हैं, कार्ड के साथ रूम भी होता है और कुछ फीस होती है जो PSX के पास, कुछ आपकी सिक्योरिटी होती है PSX के साथ। वो आप PSX में चले जाएं, वहां पर उनको पूछें कि कितने कार्ड फॉर सेल हैं, तो वो जो कार्ड फॉर सेल होगा वो आपको बताएगा मैं इतने पैसे लूंगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप दुकान खरीदते हैं। तो ये तो कंपैरेटिवली आसान है। उसी बिल्डिंग में आपने जाना है, एक ही बिल्डिंग में सारे बैठे हुए हैं, तो आपका जिसके साथ सौदा हो जाए वो वैसे ही रजिस्ट्री होगी, वैसे ही PSX से आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा कार्ड। जी, लेकिन सर इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अच्छी खासी। वो तो डेफिनेटली 10-15 करोड़ से नीचे तो सोचे भी ना। जी, और सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है, वो शोएब पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ शेयर्स टू बाय 100,000 और मोर? वॉल्यूम, अब ये आपका क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ शेयर, जो शेयर आप खरीद रहे हैं उसका वॉल्यूम पूछना चाह रहे हैं, या शेयर का डेली वॉल्यूम इतना हो तो उसे खरीदें? ये मुझे अब बात आपकी क्लियर नहीं। देखें, आप 100,000 में अगर 50 रुपए का शेयर होगा तो वो 500 की लॉट मैंने आपको बताई थी। मेरा ख्याल है आपका सवाल ये कि लॉट साइज कितना होता है, तो लॉट साइज 500 शेयर का होता है। अगर 10 रुपए का शेयर है तो फिर वो जो है वो 5,000 रुपए के आएंगे। अगर 100 रुपए का शेयर है तो फिर वो अकॉर्डिंगली उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। जी, और सर वो पूछ रहे हैं कि जो शेयर्स खरीदने हैं तो क्या छोटी क्वांटिटी में खरीदना है या बिग वॉल्यूम में खरीदना है? नहीं, आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो आप 500 की लॉट ही पहले खरीदें, आप छोटी छोटी ट्रेडिंग करें। मेरे पास बहुत से लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि पहले 3 महीने आपका टारगेट होना चाहिए कि आप बेशक कोई पैसा ना कमाएं, मगर आप पैसा गंवाएं ना। छोटे छोटे ट्रेड करें, थोड़ी अमाउंट से करें, और एंड पे आपका कैपिटल, फर्ज करें आपने 1 लाख से ही अकाउंट खोला है, तो 20 दिन में आपने ट्रेडिंग, 7-8-10 दिन ट्रेडिंग भी की है, तो आपके अकाउंट में अगर 1,02,000 है या 99,000 है, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं इनमेच्योर तरीके से बैंक सेलिंग कर रहे हैं, तो फिर आप लूज करेंगे। अदरवाइज आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए नॉट टू लूज मनी। ग्रेजुअली व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, फिर आप उसको बढ़ाते जाएंगे और फिर आप पैसा भी ज्यादा कमाएंगे। जी, व्हाट इज द कंपनी प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट? सर एक लास्ट ये क्वेश्चन है, इसको क्लियर करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में ले जाएंगे। ठीक, जैसे इंडिविजुअल का अकाउंट खुलता है, इसी तरह कंपनी का अकाउंट खुलता है। कंपनी के लिए फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। डॉक्यूमेंट्स का फर्क है, डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, वो आपके सारे डायरेक्टरों से, आपके बैंक से, दूसरी जगह से स्टैंप्स लगेंगी, तो फिर कंपनी का अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप इंडिविजुअली खोलें, उसमें आपके लिए ज्यादा आसानी है। जब आप मेच्योर हो जाएं, आपको लगे कि आप बड़े अमाउंट से ये काम कर सकते हैं, तो फिर कंपनी अकाउंट। थैंक यू सो मच। और आज माशाल्लाह बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी, और बहुत कुछ लोगों ने सीखा, बहुत कुछ शेयर किया, कुछ अच्छे तजर्बात थे, कुछ ऐसे तजर्बात थे जिसमें कुछ उनकी लर्निंग्स थी और वो उन्होंने ट्राई किया और शायद उसका आउटकम उस तरह से उनको नहीं मिला। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स का, जिन्होंने अपना वक्त इन्वेस्ट किया। और सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने बहुत से सवालों का जवाब दिया। और यहाँ मैं अनाउंस करना चाहूँगी सर की मौजूदगी में कि हम इंशाल्लाह
इंशाल्लाह जो है वो आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में जो है वो एक पेड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 3 दिनों की एक्चुअली ट्रेनिंग होगी। ये सेशन नहीं, ये ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, और जिसमें आपको बताया जाएगा वो तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स, वो तमाम चीज़ें कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। ये चीज़, ये एक किस्म की आपको स्किल्स जो है वो स्किल सेट आपको दे दिया जाएगा। तो उस हवाले से हम बहुत जल्द जो है वो चीज़ें सर्कुलेट कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ज़रूर उसके अंदर एनरोलमेंट करवाइएगा, ताकि आप सीख सकें और फिर वही बात के सीख के मैदान में उतरें, चेक करके मैदान में उतरें। वैसे आप अपनी इतनी मेहनत की कमाई जो है वो उसमें लगा देंगे और बाद में ये कहें कि स्टॉक मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो फॉल्ट है या ब्रोकर का फॉल्ट है, तो किसी का फॉल्ट नहीं है, हमारा अपना है कि हम जो है इसको इस तरह से बगैर देखे जाने जो है हम उसमें छलांग लगाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द सुफियान हम जो है वो नेक्स्ट पोस्ट यकीनन शेयर कर देंगे, जिसमें हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग का जो है वो हम अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे अब राब्ता रहेगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स का जो है वो पार्टिसिपेशन देख के मुझे लग रहा है कि हमें आपको मजीद भी इनवाइट करना पड़ेगा, और फर्दर आपने बहुत फेवर किया है कि आप हमारे साथ मिलके वो तमाम क्वालिटी ट्रेनिंग्स जो हैं वो करने के लिए रेडी हो गए हैं, जो है वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी लोगों ने वो क्वालिटी जो है वो प्रोग्राम अटेंड किए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा और उसके बाद खुदाफिज करते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर मैं पढ़ता होता हूँ अपने प्रोग्राम के बारे में। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो बात ये थी कि ये 235 वीडियोस मेरी जिंदगी का एक बड़ा तजर्बा है, ये मेरा दुनिया को तोहफा है। आप जहाँ भी लोग देख रहे हैं वो इसको जरूर प्रोग्राम को देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी बेगमात को दिखाएं, अपनी बेटियों को दिखाएं, अपनी बहनों को दिखाएं, क्योंकि वो अपने घर से प्राइवेसी में बगैर बेपर्दा हुए, बगैर कहीं गए, वो बड़े आराम से ये काम कर सकती हैं। तो ये उन्हें जरूर सीखना चाहिए, ये मेरा एक मैसेज है। हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखें, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।